ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच केंद्रीय कार्यालय राजभाषा विभाग से सहायक महाप्रबंधक, सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति श्री राजीव वार्ष्णेय जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, यदि हम राजभाषा हिंदी के समूचे अतीत को देखें, वर्तमान को देखें और भविष्य की संभावनाओं की रूपरेखा को देखने का, समझने का प्रयास करें, तो सरलता की दृष्टि से मैंने अपने विचारों को 4R के रूप में रेखांकित किया है। 4R, जिसमें पहला R है रिकॉग्निशन। आप सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च कानून है, जिसे हम सुप्रीम लॉ कहते हैं, वो हमारे देश का प्यारा संविधान है। संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया है, उस बात से आप सभी लोग अवगत होंगे, वाकिफ होंगे। इसमें असाधारण प्रतिभा के धनी विद्वानों ने सोच समझकर गहन विचार विमर्श के उपरांत आर्टिकल 343 में भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को अंगीकार किया है। और वो हिंदी कौन सी होगी? जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आखिर देवनागरी लिपि को हिंदी के अभिव्यक्तिकरण के लिए क्यों चुना गया? उसकी मुख्य वजह यह है कि भारत की अधिकांश भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी से ही विकसित है। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं ना, लैंग्वेज कॉम्पेटिबिलिटी, वो इसमें सबसे बड़ा गुण। दूसरी प्रमुख बात इसमें यह भी आप देखने को, समझने को इसका उदाहरण ले सकते हैं कि देवनागरी लिपि को सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और वही बोला जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के नागरिक होने के नाते हम सभी की ये जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। और साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि हम सब प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि जो संविधान में निहित प्रावधान है उसका हम 100% पालन करें। सेकंड R अगर हम देखें तो वो है रिच लेगेसी, यानी समृद्ध विरासत। दोस्तों, कोई भी देश नदियों, पहाड़ों, महासागरों, बुलंद इमारतों और फैली हुई भौगोलिक सीमाओं से महान नहीं बनता, बल्कि वो महान बनता है जीवन मूल्यों से, सभ्यता और संस्कृति से। किस तरह की हमारी विरासत समृद्ध है, इन सब बातों के समुच्चय से कोई भी देश महान बनता है। यदि राजभाषा हिंदी के इतिहास को हम देखें तो यह भाषा न केवल मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के नवजागरण काल में अग्रणी भाषा रही है, बल्कि भारत का जो स्वाधीनता संग्राम जो था उसमें भी इस भाषा ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। चाहे वो तमिलनाडु के सुब्रमण्यम भारती हो, चाहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो, महात्मा गांधी हो, ये तमाम जो अहिंदी भाषी लोग थे, इन्होंने हिंदी भाषा को एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण औजार के रूप में चिन्हित किया। तो इसकी एक बड़ी सांस्कृतिक और एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। तीसरा R जो मैं देखता हूं वो है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। हिंदी दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों की एक अकूत संपदा है। आप बताइएगा कितना सुंदर और कितना सटीक वाक्य है ये कि एक व्यक्ति होटल से चाय पीकर रिक्शे में बैठकर अपने घर आया, उसने अपने घर का कमरा खोला, अपनी कमीज उसने उतार कर कुर्सी पर टांग दी, आकाश की तरफ देखा और टेलीविज़न चला दिया। है ना सुंदर सा वाक्य? इसमें जो भावना है वो सबको स्पष्ट हो रही है। लेकिन आप जान करके ताज्जुब करेंगे कि इस पूरे वाक्य में जो होटल जो है ना, वो फ्रेंच भाषा का शब्द है।
चाय चीनी भाषा का शब्द है, वो हिंदी का नहीं है और न ही अंग्रेजी का है, किसी भ्रांति में मत रहिएगा। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। घर जो है वो गृह से अपभ्रंश बन करके घर हो गया है। आपने कभी सोचा है कि जिसको हम मुर्दा बोलते हैं ना, मुर्दा, डेड बॉडी, वो संस्कृत के मृदा से आया है। मृदा वो घिस करके वो मुर्दा हो गया है। अब कमरा जो है वो इटावली भाषा का शब्द है, इटालियन शब्द है ये। शर्ट जो मैंने कमीज बोला वो अरबी भाषा का शब्द है। कुर्सी पोर्टुगीज भाषा का शब्द है। आकाश संस्कृत का शब्द है और टेलीविज़न ये अंग्रेजी का शब्द है। तो ये जो इतनी समृद्ध परंपरा है हिंदी भाषा की, ये इस भाषा की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। जितना ज़्यादा शुद्धतावादी आग्रह होगा भाषा उतनी ही कमज़ोर होगी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और चौथा जो आर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब लोग एक वाणिज्यिक संस्था से जुड़े हुए हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक लेख पढ़ रहा था, उसमें मुझे जान करके ये सुखद आश्चर्य हुआ कि भारत में जो मार्केटिंग की जो भाषा है, जिसको हम विपणन बोलते हैं, उसमें 77% योगदान जो है वो हिंदी भाषा का है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा के माध्यम से छोटे छोटे वाक्यों में जिस तरह से मनुष्य का गम गुस्सा, उसके विचार, उसकी भावनाएं, संस्कृति का सौंदर्य हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, उतनी शक्ति शायद दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती है। मुझे याद है जब हमने बैंक ज्वाइन किया था, मैंने दोस्तों बैंक ज्वाइन किया था 30 जनवरी 1989 को। एक उस समय बैंक की हमारी टैग लाइन हुआ करती थी और लंबे समय तक थी, अभी कुछ दिनों तक भी थी वो, आइए एक बेहतर जीवन बनाएं। देखिए कितना खूबसूरत सा वाक्य है, आइए एक बेहतर जीवन बनाएं। इसमें न केवल उसमें अपील है बल्कि अपनापन भी है। या फिर आप देखें क्या स्वाद है ज़िंदगी में, या असली स्वाद ज़िंदगी का, जो चाहे हो जाए कोका कोला एंजॉय। पोएटिक इसका वो देखिए, चरित्र देखिए। तो इन सब चार बातों को लेकर के हिंदी भाषा का जो भविष्य है वो अत्यंत उज्जवल है। और आज की डेट में श्री राजीव जी के नेतृत्व में और हमारे टॉप मैनेजमेंट के मार्गदर्शन में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और साथ ही साथ एआई टेक्निक के माध्यम से राजभाषा का प्रचार प्रसार कैसे हो, इस पर बहुत ही डेडिकेटेड टीम के साथ में बहुत ही सुचिंतित और सुविचारित रूप से काम हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 33,000 से अधिक कर्मचारियों का जो इसमें संबल है, जो सहयोग है, वो हमारे बैंक में राजभाषा के क्षेत्र में और भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करने में निश्चित रूप से कामयाबी दिलाएगा। बस हमें उस संकल्प की लौ को अपने भीतर में जला करके रखना है। अंत में मैं मशहूर शायर दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियाँ आपके सामने में पेश करना चाहता हूँ कि बन चुकी है पीर पर्वत अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हम छोटे छोटे प्रयास करें, अगर हम सिग्नेचर करेंगे तो कल हमारे नेचर का हिस्सा हो जाएगा वो। हम हिंदी में अगर दस्तखत करना आरंभ करेंगे तो कल हम खत लिखने में भी कामयाब होंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर से मैं राजीव जी का यहाँ पर तहे दिल से चेन्नई अंचल की ओर से स्वागत करता हूँ और मुझे आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।